तो आज हमारा टॉपिक है अग्नि बीमा पत्रों के प्रकार, यानी अग्नि बीमा प्रपत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे औसत बीमा पत्र। इस बीमा पत्र के अंतर्गत औसत वाक्य लागू होता है, यानी एवरेज बेस होता है। इसके अनुसार बीमा कंपनी बीमाधारी की हानि को बीमित मूल्य और गैर बीमित मूल्य के अनुपात में बांटती है। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है और 10 लाख की प्रॉपर्टी का आपने 6 लाख का बीमा कराया, तो कितने का बीमा आपने नहीं कराया? 4 लाख का नहीं कराया। तो रेशो क्या बन गई? कितने का कराया था और कितने का नहीं कराया? 6 लाख का कराया था, 4 लाख का नहीं कराया। तो रेशो बन गई 6 लाख अनुपात 4 लाख, यानी 6:4, 3:2। समझ आ गई? 3 अनुपात 2। और केवल बीमित मूल्य का भुगतान करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक संपत्ति जिसका मूल्य 6 लाख है, इन्होंने 6 लाख माना है और 4 लाख का बीमा करवाया है और 2 लाख का बीमा नहीं करवाया है। बीमा कंपनी इस हानि, बीमा कंपनी को 40,000 की हानि होती है, तो 20,000 अर्थात बीमित राशि अर्थात बीमा ना कराई गई राशि के अनुसार में बांटती है। इस प्रकार 30,000 की क्षति में से बीमा कंपनी 20,000 का भुगतान करेगी और 10,000 स्वयं बीमाधारी को सहन करना पड़ेगा। मेरी बात सुनाई कि 10 लाख का आपने बीमा कराया, 10 लाख की प्रॉपर्टी में से 6 लाख का बीमा आपने कराया, 4 का नहीं कराया। आपको मान लो तो रेशो बन गई 6:4 यानी 3:2। अब मान लो आपको 50,000 की हानि हो जाती है, तो 50,000 की हानि को 3:2 में बांट दो। तो 50,000 की हानि में से 30,000 तो कंपनी सहन करेगी और 20,000 मालिक को खुद सहन करना पड़ेगा। समझ में आ गए? इसके बाद है सेकंड, निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र। जिस माल का मूल्य हानि के समय निश्चित नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उनका मूल्य हानि जब लॉस हुआ है तो उसका जो है मूल्य आप निर्धारित नहीं कर सकते, उसके लिए निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र ले लिया जाता है। यह रकम बीमा कंपनी और बीमाधारी बीमा कराते समय निश्चित कर लेते हैं। क्षति के समय पूर्व निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। ठीक है, जैसे कलाकृतियां, पुरानी कोई सीनरी है, पुरानी कोई पेंटिंग है, उसका एक मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता। हीरे जवाहरात, इनका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, बोली के आधार पर चलती है। भाई आपने 1 करोड़ लगाया, दूसरा 1.5 करोड़ देने को तैयार हो जाए। जितनी पुरानी चीज होगी उतनी वो ज्यादा मूल्यवान होगी। तो ऐसी वस्तु के लिए एक निर्धारित मूल्य की पॉलिसी ले ली जाती है। जैसे मान लो 1 करोड़ की ले ली हमने, अब चाहे वो 2 करोड़ में बिके चाहे 4 करोड़ का हो, तो अगर वो हीरा या वो पेंटिंग बेकार हो जाती है, चोरी हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो बीमा कंपनी एक निर्धारित मूल्य 1 करोड़ का मुआवजा आपको देगी। इसके बाद है तीसरा, विशिष्ट मूल्य का बीमा पत्र। इस बीमा पत्र में बीमाधारी अपनी संपत्ति का एक विशिष्ट मूल्य के लिए बीमा करवाता है, एक विशेष मूल्य के लिए। यदि संपत्ति को हानि हो जाती है तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति को इस बीमा पत्र की रकम तक हानि की औसत किए बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देता है। औसत किए बिना इसलिए कहा कि पहले वाले में एवरेज था, इसमें एवरेज नहीं करता। मान लो आपने 20 लाख तक का बीमा कराया किसी वस्तु का, एक निश्चित मूल्य का बीमा पत्र ले लिया और आपके मूल्य वस्तु को हानि हो गई, तो आपको सीधा बैंक जो बीमा कंपनी कितना दे देगी? 20 लाख। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कितने, मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 20 लाख का बीमा कराया, 30 का नहीं कराया। तो पहली वाली में तो ये देखते थे कितने का कराया और कितने का नहीं कराया, उनका रेशो निकालते थे। इसमें ऐसा नहीं है, 20 लाख का आपने बीमा कराया तो 20 लाख आपको पूरा बीमे में के रूप में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी 30,000 मूल्य की संपत्ति का 20,000 का बीमा कराता है। मान लो आपके 30,000 की मोटरसाइकिल थी, आपने बीमा कितने का कराया? 20,000 का, और इसके लिए विशिष्ट मूल्य की एक पॉलिसी ले लेता है और इसमें से 15,000 का नुकसान हो जाता मान लो, तो बीमा कंपनी उसे हानि होने पर पूरा कितना रुपया दे देगी? 15,000 रुपए का भुगतान करेगी। हानि को औसत आधार पर नहीं बांटा जाता।
ये लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। क्लियर हो गया? लेकिन ये इन्होंने इसलिए बार बार कहा है क्योंकि पहले वाले पॉइंट में से कंफ्यूज आप ना हो जाओ। पहले में औसत आधार पर बांटते थे, इसमें नहीं बांटा जाएगा। तीसरा, खुला या चल बीमा पत्र। खुला मतलब ओपन। इसमें क्या होता है, यह बीमा पत्र तब लिया जाता है जब माल दैनिक प्रयोग में लाया जाता हो, डेली यूज होता हो, माल की मात्रा में लगातार परिवर्तन होते हो। जैसे गोदाम में माल रखा हुआ है, 100 बोरी चीनी रखी आपने, अब रोजाना बिकती रहेगी, रोजाना आता रहेगा, तो माल घटता बढ़ता रहेगा, गोदाम में नहीं है, घटता बढ़ता रहेगा। सही भाई, 100 से में से 50 बिक गई, 50 रह गई, फिर 10 बोरी और ले आई, 60 हो गई, कुछ देर बाद 20 बोरी बिक गई। तो जब माल निश्चित नहीं होता, यानी कभी घट गया, कभी बढ़ गया, फिर घट गया, इस तरह घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित और एक खुला बीमा पत्र ले लिया जाता है। यह पॉलिसी एक निश्चित रकम के लिए प्रीमियम देकर ली जाती है। यदि गोदाम में रखे गए माल को निश्चित अवधि के दौरान कोई क्षति हो जाती है तो बीमा कंपनी पॉलिसी की राशि तक क्षतिपूर्ति करती है। मीन्स क्या है कि आपने 100 बोरी चीनी और मान लो 100 बोरी का मतलब है 50,000 की है, ठीक है, 50,000 की चीनी है, तो आपने 50,000 की एक पॉलिसी ले ली, लेकिन जब नुकसान हुआ तो उसमें 20 ही बोरी रह गई थी। लेकिन आपने कितने बोरी का इंस्टॉल बीमा कराया है? पूरा 100 बोरी का। तो आपको एक जो फिक्स जो अमाउंट आपने बीमा कराया है वो अमाउंट आपको मिल जाएगी, 100 बोरी का ही जो है आपको क्लेम मिल जाएगा। है ठीक है नहीं, यानी घट जाए या बढ़ जाए, 100 की जगह 120 होती तो भी 100 का ही मिलता, और 50 रह गई तो भी 100 का ही मिलेगा। इसके बाद है जी व्यापक बीमा पत्र। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कंपनी माल को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जोखिम, जैसे भूकंप से भी माल नुकसान हो सकता है, अग्नि, विद्युतपात, बिजली गिरने से, चोरी आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से उत्पन्न क्षति को पूरे करने का वचन दिया जाता है। मतलब इनमें से किसी भी कारण से आपके माल को अगर नुकसान होती है तो बीमा कंपनी आपको ये वचन देती है कि उस नुकसान की पूर्ति बीमा कंपनी करेगी। इसके बाद अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 बीमा पत्र लिए जाते हैं। पहले बीमा पत्र में गोदाम में रखी जाने वाली न्यूनतम स्टॉक सीमा तक की राशि में शामिल किया जाता है। इसमें अब 2 पॉलिसी ली जाएगी। गोदाम में जैसे 100 बोरी चीनी की रखी तो अब उसमें कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन अब आपके पास 100 से ज्यादा होने लगी है, 150, 200, तो आप 100 बोरी के लिए 100 बोरी तक का तो एक अलग पॉलिसी लेंगे, और फिर वो जो घटती बढ़ती रहेंगी ना उनके लिए एक अलग पॉलिसी लेंगे। 2 पॉलिसी लेनी पड़ती है। एक तो एक मिनिमम जो स्टॉक रखा हुआ है उसके लिए, एक मिनिमम से जो ऊपर हो गया, जैसे मान लो 50 बोरी फालतू हो गई तो उन 50 का अलग लिया जाएगा। 100 का तो फिक्स है ही है। अगर कल को नुकसान होता है तो 100 का क्लेम मिलेगा, और प्लस में दूसरा पॉलिसी जो एक्स्ट्रा की ली हुई है उसका भी आपको अलग से क्लेम दिया जाएगा। यदि किसी समय गोदाम में माल न्यूनतम स्टॉक सीमा से अधिक हो जाता है तब अतिरिक्त माल के लिए एक अलग बीमा पत्र लिया जाता है। पहले बीमा पत्र को प्रथम जोखिम का बीमा पत्र और दूसरे बीमा पत्र को अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है बीमा पत्र में लिखित क्षति के फलस्वरूप अतिरिक्त हानि का बीमा पत्र। कई बार क्या होता है कि बीमा पत्र में जितना रिस्क के बारे में लिखा हुआ है उससे ज्यादा, ठीक है, हानि का भी एक बीमा पत्र लिया जाता है। जैसे यह एक विशेष प्रकार का बीमा पत्र है। इसके अंतर्गत न केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति की जाती है, यानी वास्तव में जो हानि हुई है उसी की पूर्ति नहीं की जाती, बल्कि उस क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त हानि का भी भुगतान किया जाता है। मीन्स क्या है कि मैंने अपने दुकान का बीमा करा लिया, अग्नि बीमा, मेरी दुकान में आग लग गई, मैंने तो बीमा करवा रखा था भाई, मुझे तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन मेरी दुकान में आग लगने के कारण पड़ोसी की दुकान भी जल गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैंने अपना पॉलिसी ली थी, अपना बीमा करवाया था अपनी दुकान का, लेकिन उसके कारण अतिरिक्त हानि पड़ोसी की भी हो गई, तो उसको भुगतान करने का भी वचन जो है कंपनी देती है। लेकिन उदाहरण देखते हैं, चलो
यदि आग लगने से गोदाम में रखा हुआ सारा माल जल गया, तब व्यापारी को न केवल गोदाम में रखे गए माल की हानि होती है, बल्कि कुछ समय के लिए उसे अपना कारोबार भी बंद करना पड़ता है। ये एग्जांपल ले लीजिए, केवल माल थोड़ी जला है, माल के साथ साथ उसका भविष्य भी खतरे में आ गया। अब कैसे काम करें? ठीक है, तो इस प्रकार इस अवधि में लाभ की हानि को पूरा करने के लिए भी जो है वचन दिया जाता है। क्लियर हो गए? इसके बाद पुनर्स्थानापन बीमा पत्र। पुनर्स्थानापन का मतलब है इस बीमा पत्र में बीमा कंपनी नष्ट हुई संपत्ति के पुनर्स्थानापन की लागत का भुगतान करती है। मान लो आपके कारण आपकी दुकान भी पूरी नष्ट हो गई, जल भुन गई, तो उसको दोबारा जो है कंस्ट्रक्ट कराना, ठीक कराना, उसका मुआवजा देती है। इसके बाद है विस्तृत बीमा पत्र। जब स्थायी और चालू संपत्तियों के लिए एक ही बीमा पत्र लिया जाता है तो विस्तृत कहलाता है। स्थायी का मतलब है कि भाई फर्नीचर, सोफा वगैरह भी लगा हुआ था आपके, उसमें रेस्टोरेंट था मान लो, अब कुछ आइटम ऐसा था जो डेली बिक जाता था, डेली खरीद लेते थे, आग लग गई, दोनों बर्बाद हो गई, मशीनें जल गई, फर्नीचर जल गया, तो फिक्स कई साल तक काम आता है, वो सारी चीजें आपकी जल गई, साथ में डेली यूज होने वाला सामान भी जल गया। तो ये बीमा पॉलिसी ऐसी होती है कि दोनों से होने वाली क्षति को पूरा करती है। इसके बाद है मार्ग बीमा पत्र। जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और रास्ते में आग लगने से क्षति की संभावना हो, तब मार्ग बीमा पत्र कराया जाता है। ठीक है नहीं, मार्ग का यानी मार्ग में नुकसान हो जाता तो उसको पूरा करने का काम करता है। इसके बाद है बेटा आपके पास सामुद्रिक बीमा पत्र। सामुद्रिक बीमा क्या है? बीमा अनुबंध की कड़ी में सामुद्रिक बीमा प्राचीनतम है। प्राचीनतम मीन्स पुराना है। सबसे पहले सामुद्रिक बीमे का आरंभ 13वीं शताब्दी में इटली से ब्रिटेन जाने वाले जहाजों का किया जाता था। पहला जो समुद्र का बीमा पत्र बीमा किया गया, वो जब इटली से ब्रिटेन के लिए जो जहाज जाते थे उनके लिए कराया जाता था। व्यापक रूप से सामुद्रिक बीमे का कार्य यानी विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर समुद्री बीमे का काम जो लगातार वो 1774 से लंदन में चालू हुआ। आधुनिक विदेशी व्यापार में समुद्रिक यातायात का बड़ा विशेष महत्व है। आप जानते हैं कि भारत के जो जितने भी करीबी देश हैं वो सारे उसके दुश्मन हैं। आजकल नेपाल भी है, श्रीलंका से भी हमारे बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं, चीन और पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं। तो मोस्टली हमारे देश जो है हमारे दुश्मन देश हैं, इसलिए हमारा ज्यादातर व्यापार विदेशों से होता है, दूर के देशों से। और वो किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग यानी जल मार्ग से होता है। और समुद्री मार्ग में समय समय पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। माल लुट सकता है, चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, जहाज डूब सकता है, इस प्रकार से कोई भी हानि हो सकती है। उस हानि से ठीक है माल को बचाने के लिए उसका बीमा करा लिया जाता है, जिसको समुद्रिक बीमा कहते हैं। यह समुद्र में उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का एकमात्र साधन होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है सामुद्रिक बीमे का अर्थ। तो यह एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है। क्षतिपूर्ति मतलब ये केवल क्षति की पूर्ति करने का ही आश्वासन देता है। आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर नष्ट होगा तो मिलेगा, नहीं नष्ट होगा तो नहीं मिलेगा। आपने विदेश से माल आयात किया, इंपोर्ट किया और आपका माल ठीक ठाक पहुंच गया हिंदुस्तान, तो क्या बीमा कंपनी आपको कुछ कंपनसेशन देगी? आपने जो किस्त भरी वो वापस देगी? नहीं देगी। ठीक है, तो जिसमें बीमा कंपनी बीमाधारी को सामूहिक जोखिमों से होने वाली क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का वचन देती है। इस काम के फलस्वरूप बीमा कंपनी बीमा धारक से क्या लेती है? प्रीमियम लेती है, एक किस्त लेती है। समझ? एक टूल किट दे रखी है। समुद्री बीमा का अभिप्राय ऐसे बीमे से जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता बीमाधारी की सामुद्रिक जोखिमों से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसके बाद बात करते हैं सामुद्रिक बीमा जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात समुद्री बीमा में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ध्यान करना, समुद्री बीमा
निम्नलिखित 4 प्रकार के मदों के संबंध में कराया जाता है। 4 आइटम होते हैं जिसमें समुद्री बीमा होता है। माल या कार्गो, माल को क्या कहते हैं? जो माल आप मंगा रहे हैं या बेच रहे हैं, भेज रहे हैं विदेश को, उसको क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? कार्गो। माल या कार्गो, समुद्री जहाज द्वारा ढोए जाने वाले माल को कार्गो कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। कार्गो किसे कहते हैं? समुद्री जहाज द्वारा जो माल लाया ले जाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कार्गो कहते हैं। इसी माल का समुद्री जोखिम से सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जाता है। समुद्र में उत्पन्न होने वाले जोखिम में, समुद्र में कौन कौन से जोखिम आ सकते हैं? युद्ध हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी, दुश्मन द्वारा माल जब्त करना आदि मुख्य है। समुद्री बीमा माल की लागत में कुछ लाभ जोड़कर भी करवाया जाता है, राइट? कुछ लाभ जोड़ दिया जाता है और तब समुद्री बीमा कराया जाता है। यानी जितना हम माल ला रहे हैं, मान लो 50 लाख का ला रहे हैं, तो उसमें कुछ अपना प्रॉफिट का जोड़कर मान लो 60 लाख का हमने बीमा करवा दिया, कुछ एक्स्ट्रा। इसके बाद जहाज का बीमा, तो एक तो माल का बीमा, एक ही चीज थोड़ी बेकार होगी, जहाज डूब गया, कई चीजों का नुकसान होता है, माल तो बेकार हो ही गया। फिर जो लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनका भी एक तरह से, फिर जो जहाज है उसका भी, फिर जहाज से जो भाड़े पर सामान ला रहा था उसका भी नुकसान हो गया ना। तो इसके बाद है जहाज का बीमा। जहाज पर लदे माल की तरह ही जहाज का भी सामूहिक समुद्रिक संकटों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कराया जाता है। जहाज का बीमा जहाज का मालिक कराता है, माल का बीमा माल का मालिक कराता है। इसे हल बीमा या जहाज का बीमा कहते हैं। अंडरलाइन करना जरा इसको। कहां से? जहाज, यहां से जहाज का, यहां से ले लेना। जहाज पर लदे माल की तरह जहाज का भी सामुद्रिक संकटों में होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कराया जाता है। इसे हल बीमा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जहाज का बीमा या तो एक निश्चित अवधि के लिए कराया जाता है, या तो 1 साल के लिए इकट्ठा करा लिया, या हर यात्रा के लिए अलग कराया जाता है। समझ में आई नहीं? इसके बाद तीसरा भाड़े का बीमा। मैंने बताया अगर जहाज डूब गया तो जो जहाज किराया लेती थी वो भी तो खत्म हो जाता है, तो इसलिए भाड़े का बीमा। अब भाड़े का बीमा ऐसा तो है नहीं 20 रुपए लगते हो, 50 रुपए लगते हो, भाड़ा तो लाखों में जाता है, ठीक है। तो कहता है कि जहाज कंपनी माल के बदले में भाड़ा लेती है, माल ढोने के बदले में क्या लेती है? अतः जहाजी कंपनी का माल के भाड़े में हित होता है, यानी उसके भाड़े के खत्म होने या बचे रहने से लाभ हानि होती है। कई बार माल के स्वामी और जहाजी कंपनी के बीच इस बात प्रकार का समझौता होता है कि निश्चित स्थान पर माल के सुरक्षित पहुंचने पर ही माल का भाड़ा दिया जाएगा। मान लो मैं आयात कर रहा हूं माल, तो मैं तो कह सकता हूं मैं माल का किराया तब दूंगा जब हिंदुस्तान माल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यदि माल रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाए तो जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त करने से वंचित रह जाएगी। माल खराब हो गया, अब जिसने माल मंगाया है एक तो वो इस बात के लिए जिम्मे पड़ जाएगा या केस डाल देगा तो मेरे माल का पैसा दे, ठीक है। दूसरा, अगर आपने पहले भाड़ा दिया तो उसका भाड़ा भी बेकार जाएगा, तो इसलिए कंपनी उस भाड़े का बीमा करवा लेती है। इस प्रकार की क्षति से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जहाजी कंपनी भाड़े का बीमा करवा सकती है। और अगला है दायित्व बीमा। जो बीमा समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान अन्य पक्षकारों के प्रति उत्पन्न हुआ है। अन्य पक्षकार कौन है? जो कर्मचारी वर्ग भी है, या एक जहाज ने दूसरे जहाज को टक्कर मार दी तो उस दूसरे जहाज का भी तो नुकसान हो गया, से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कराया जाता है, उसे दायित्व बीमा कहते हैं। जैसे यदि एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा जाए और दूसरे जहाज को कोई हर्जाना देना पड़े, नहीं तो भाई मान लीजिए हमारी मोटरसाइकिल है, हमने तो बीमा करवा रखा है, लेकिन हमने दूसरे की मोटरसाइकिल में मार दी और उसकी 2-4 हेडलाइट वाइडलाइट वगैरह तोड़ दी। कई बार हमें नगद में भुगतान करना, ले भैया अपना हिसाब किताब कर लो, ठीक है, और फैसला हो जाता है। गाड़ी मार दी, ठीक है, तो दायित्व बीमे के द्वारा हर्जाने के भुगतान के भार को बीमा कंपनी द्वारा पर डाला जा सकता है। क्लियर हो गया? बताइए, समझ में आया नहीं आया?
इसके बाद है बेटा समुद्री बीमा के सिद्धांत होते हैं। बीमा योग्य हित का सिद्धांत, जैसा आपको मालूम है कि एक व्यक्ति केवल उसी वस्तु का बीमा करवा सकता है जिसमें उसका हित हो, अर्थात जिसके होने और ना होने से उसे लाभ हानि हो। तो अन्य बीमा अनुबंधों की तरह सामुद्रिक बीमा में भी बीमाधारी का बीमित संपत्ति में बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी आप समुद्री बीमा में भी जिस चीज का बीमा करवा रहे हैं उसमें आपका हित होना चाहिए। माल तो मंगवा रहे हैं आप, मैं आपको जानता भी नहीं, बीमा मैं करवा रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हित का क्षति के समय होना आवश्यक है, और मेनली आपका इंटरेस्ट उसमें तब होना चाहिए जब नुकसान हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि मैंने माल मंगवाया, अभी रास्ते में आ रहा है और वो माल मैंने आपको बेच दिया, क्योंकि माल के बारे में बताया, माल की एक रसीद होती है, वो रसीद मैंने आपको पेमेंट बेच दी कि भाई ये ले जाओ और जो बंदरगाह है, डॉक है, उससे आप इसको छुड़ा लेना। तो अब वो माल मेरा नहीं रहा, नुकसान हो गया तो मुझे, मेरा हित नहीं रहा, अब वो आपका हित रहा जिसको बेचा गया। कहता है कि यहां बीमा योग्य हित का अर्थ है माल के सुरक्षित पहुंचने से लाभ है और मार्ग में नष्ट होने से हानि होना। सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत माल की बीमा अवधि, माल को बीमा अवधि में बेचा जा सकता है। मैंने बताया ना अभी, माल के विक्रय के साथ ही बीमा पत्र को भी हस्तांतरित कर दिया जाता है। और जब माल, और अब माल में बीमा योग्य हित विक्रेता का नहीं होता, मैंने बेचा ना आपको तो मेरा नहीं है, बल्कि किसका है, क्रेता का, जिसने खरीदा है। इसलिए कहा जाता है कि समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित क्षति के समय होना जरूरी है। जिस टाइम नुकसान हुआ है उस टाइम वो माल किसका है ये देखा जाएगा, उस टाइम नुकसान किसको होगा। तो निम्नलिखित समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित होना चाहिए, होता है। जहाज के मालिक का अपने जहाज में होता है, यात्री का अपने माल में होता है, जहाज के कर्मचारी और कप्तान का अपने वेतन में होता है ना भाई, और माल के स्वामी का अपने माल में होता है, और माल की जमानत पर रुपया उधार देने वाले का भी माल में होता है, और भाड़ा लेने वाले का भाड़े में होता है। इसके बाद है गर्भित आश्वासन का सिद्धांत। अनुबंध से संबंधित कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख किया जाना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बीमा पॉलिसी में, समुद्री बीमा में भी ऐसी होती हैं, कुछ बातें तो ऐसी होती है जो लिखी होती है, क्लियर होती है, स्पष्ट, उसको हम कहते हैं स्पष्ट जो है आश्वासन, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती हैं, सबको पता होती है, सब समझदार होते हैं और उन्हें लिखा नहीं जाता। स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण भी उनकी विद्यमानता स्वीकार्य होती है। अतः गर्भित आश्वासन वे शर्तें जो सामुद्रिक बीमा पर लागू समझी जाती हैं, मतलब ये फिक्स्ड होती हैं, अर्थात इनको मानकर चलते हैं